नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है मोहन का ज्ञान। जी हां, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश कर दिया है। इस बजट में ज्ञान पर फोकस किया गया है। यह ज्ञान से मतलब यहां पर है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से। मोदी भी इन चार जातियों के विकास पर जोर देते आए हैं और अब मोहन सरकार के बजट में भी इन वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि बजट पेश होते ही इस पर सियासी क्लेश भी शुरू हो गया है। विपक्ष इसे कर्ज से लदा हुआ बजट बता रहा है। खैर, बजट पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन का ज्ञान पर आधारित बजट। बजट पर सियासत भी गजब। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सभी पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। कुछ इस अंदाज में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुए 4,21,032 करोड़ रुपए के इस बजट में मोदी की बताई गई चार जातियां यानी ज्ञान पर फोकस किया गया। अब मोहन सरकार के इस ज्ञान वाले बजट को भी बारीकी से समझिए। ज्ञान के पहले अक्षर जी यानी गरीब कल्याण पर फोकस करते हुए संबल योजना के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गरीबों के अनाज के लिए 7,132 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए 47,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वही वाई यानी युवा शक्ति के लिए 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होने की बात कही गई है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया है। एआई के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी प्रावधान है। 11 आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे, जिसका बजट में जिक्र है। वही बात अगर एक ही करें तो इसका मतलब अन्नदाताओं से है। और इस बजट में किसानों के लिए धान बोनस के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजना के लिए 17,863 करोड़, कृषि के लिए 58,257 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। गौशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 40 रुपए मिलेंगे। तो इसी तरह ज्ञान के आखिरी अक्षर यानी एन के सहारे नारी यानी महिला वर्ग पर ध्यान दिया गया है, जिसमें लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। नारी शक्ति संबंधी कई योजनाओं के लिए 26,797 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। लिहाजा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के इस बजट को ज्ञान के विकास का बजट बताया जा रहा है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे विकास और विश्वास का बजट बताया। हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है। दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है, जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। बजट हमारा 2025-26 का जो बजट है, हमने फोकस किया ज्ञान पर। जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYAN। तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति, मतलब कोशिश हमारी भी इस बजट में रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो। बीजेपी जहां इस बजट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बता रही है, तो कांग्रेस का नजरिया इस बजट को लेकर अलग है। वो इसी के सहारे बीजेपी को घेर रही है। देखिए, बजट के अंदर कोई नई घोषणा नहीं है और वित्त मंत्री जी ने पुराने आंकड़े गिनाए और नए जो बजट में प्रावधान किया, तो सिर्फ उनको 100 आदिवासी गांव पूरे प्रदेश में दिख रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा ला रहे हैं। बाकी आदिवासी गांवों के लिए क्या? तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सपने दिखा रही है, जुमलेबाजी कर रही है। प्रदेश के लाभ का बजट नहीं है, कर्ज का बजट है, वो कर्ज बढ़ेगा।
बजट को लेकर अब सियासत भी गर्मा रही है। कुल मिलाकर दोनों दल की कोशिश प्रदेश की जनता को रिझाने की ही है। वही जानकारों का मानना है कि बजट में विकसित मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है, लेकिन ज्ञान पर आधारित ये बजट गरीब, युवा, किसान और नारी को कितना पसंद आता है, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मोहन के ज्ञान बजट से कांग्रेस क्यों परेशान है? दूसरा सवाल, मोहन सरकार इस बजट से इन चारों वर्गों को कितना साथ पाएगी? तीसरा सवाल, बजट में ज्ञान पर फोकस करने के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता समर सिंह और अर्थशास्त्री गणेश कावड़िया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लेकिन उससे पहले इस बजट में क्या खासियत है, ज्ञान से अभिप्राय क्या है? जिस तरह के आपने रिपोर्ट देखी है, ज्ञान से अभिप्राय है अंग्रेजी के जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी, जो कि 4 जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई थी। उन जातियों को साधने के लिए एक ज्ञान पर फोकस किया गया इस पूरे बजट में। चलिए चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आप समर जी, गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत प्रभु जी आपसे ही करते हैं। ज्ञान पर फोकस करने के पीछे क्या मायने हैं? जो 4 जातियां प्रधानमंत्री ने बताई थी उनको साध लेगी क्या बीजेपी इस बजट से? देखिए ब्रजेश जी, बात साधने की नहीं है। आपने खुद ने विश्लेषण किया है ज्ञान का मतलब क्या है। जो 4 जातियां हैं इसमें 4 वर्ग हैं और यही 4 वर्ग हैं जो किसी भी राज्य की आधारशिला होते हैं। अन्नदाता, किसान अनाज उपजाता है, कृषि उत्पादन करता है। गरीब वो वर्ग है जिसकी की उन्नति का सपना हर सरकार देखती है, इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि गरीबों की जो है आर्थिक स्थिति को समृद्ध किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। युवा वर्ग को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। नारी शक्ति, जो महिला शक्ति जो आधी आबादी होती है, तो उसमें बालिका संवर्धन संरक्षण से लेके महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हैं। तो ये जो 4 वर्ग हैं यही वो मूल वर्ग है जिसके लिए कोई सरकार काम करती है, तो उन्हीं को जो है इस तरीके से फोकस किया है। इसके पहले यदि हम देखते थे तो राज्य सरकारें जो है, चाहे बीजेपी की हो या कोई भी सरकार हो, वो जातियों पर फोकस करती थी या उस सामाजिक वर्ग पे फोकस करती थी जो वोट बैंक पॉकेट सीधे दिखाई देता था कि आदिवासी वर्ग के लिए हमने ये काम किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ये काम किया, दूसरे वर्ग के लिए ये काम किया। तो इस तरीके से उसकी जगह पर ये डाइवर्सिफिकेशन जो होता था उसको इस तरीके से कर दिया गया है कि 4 मूल जातियां मान ली गई हैं या मूल वर्ग हैं कहे जो ज्ञान का है, तो वो आधार स्तंभ है। तो उस तरीके से आप प्रदेश के हर व्यक्ति को छू सकते हैं, हर व्यक्ति के कल्याण की योजना बना सकते हैं। अब इसमें आपने वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया है कि भाई आपने जो है सब एससी के लिए इतना, एसटी के लिए मैं आ रहा हूं आपके पास प्रभु जी। लेकिन गणेश जी, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या जो प्रभु जी कह रहे हैं कि पहले जातियों के आधार पर बजट तय होते थे कि हर वर्ग को साधने के लिए या तो आदिवासियों को साधेंगे या एससी एसटी वर्ग को साधेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक नई जाति बना दी है प्रधानमंत्री ने, उस वर्ग को उसके उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए। आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश इस समय 11% की दर से बढ़ रहा है और इस विकास की दर को बनाए रखना बहुत चुनौती भरा काम है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब वर्ग को पार्टिसिपेट कराएं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितने भी वर्ग और उन वर्गों को इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कराना है, ये इस बजट का फोकस है, जिसमें गरीब भी पार्टिसिपेट करे, युवा भी पार्टिसिपेट करे, अन्नदाता भी पार्टिसिपेट करे और नारी शक्ति भी पार्टिसिपेट करे। अन्यथा ये जो 11% की ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करना कठिन है। दूसरा, हमारी पूरी नीति आयोग का भी और प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ बनाना है, यानी समावेशी विकास चाहिए। और समावेशी विकास का मतलब है कि जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी है, जो अभी तक आर्थिक विकास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, उनको आर्थिक विकास की मेन स्ट्रीम में लाना। तो मेन स्ट्रीम में किसको लेके आना है? युवाओं को लेके आना है,
नारी शक्ति को लेके आना है, अन्नदाताओं को लेके आना है और गरीब व्यक्ति को भी लेके आना है। ये बहुत जरूरी है। तो इस बजट में उन्होंने 15% पुराने बजट की तुलना में 15% बड़ा आकार बनाया और बड़ा आकार बना के इन चारों वर्गों को पार्टिसिपेट कराने की कोशिश की है। ये इस बजट की बहुत बड़ी विशेषता है। और इस कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने औद्योगिकरण पे बहुत फोकस किया है और औद्योगिकरण के लिए उन्होंने 39 नए औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करने की बात की है, एमएसएमई को डेवलप करने की बात की है, स्टार्टअप को डेवलप करने की बात की है। यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट काफी है, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ तब तक इंक्लूसिव नहीं हो पाएगी, तब तक सस्टेन नहीं कर पाएगी जब तक हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बढ़े। तो इंडस्ट्री पे बहुत फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, एजुकेशन और हेल्थ पर भी फोकस किया है। यानी कोशिश की है कि बजट के आकार को बढ़ाकर बिना टैक्स लगाए हुए हम एक ऐसी व्यू रचना बनाए हैं कि जो जितने भी हमारे वर्ग हैं वो पार्टिसिपेट करें और एक समावेशी विकास की व्यू रचना रचें। ये एक बहुत बड़ा पहल इस बजट में देखने को मिल रहा है। तो समर जी, एक बड़ा पहल देखने को मिल रही है इसमें, किस तरह से समग्र विकास हो सके, सब वर्गों को एक तरह से मेन स्ट्रीम में ला सके, उसको ध्यान में रख के, और जो ग्रोथ बढ़ी है उसको बरकरार रखने के लिए नया टैक्स बिना लगाए नया कुछ बोझ ला दे। फिर भी आप कह रहे हैं कि साहब 100 आदिवासी गांव दिख रहे हैं आपको, नई घोषणा नहीं की है, जबकि विशेषज्ञों की भी राय है कि बेहतरीन बजट है। लेकिन जहां तक की बात है नया टैक्स की, तो जगह कहाँ बची अब टैक्स लगाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार में आप बोल रहे हैं कि 15% जो है वो इस बार का बजट बढ़ा है, तो दुनिया की कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसके अंदर पिछले साल से अगले साल का जो बजट है वो बढ़ता ना हो, अनटिल अनलेस वहां पर कोई गृह युद्ध की स्थिति ना हो या फिर बजट पेश ना किया जाए। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले साल अपना बजट पेश किया था 3,85,000 करोड़ रुपए का, उसके अंदर से यूटिलाइजेशन उन्होंने किया है 2,38,000 करोड़ रुपए का। अब आप देखिए, जब आप बजट की वाहवाही तो लूट लेंगे अगले दिन अखबार के अंदर इतने बड़े बड़े आंकड़े देकर, लेकिन जब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, इसमें वो जब काम ही नहीं आएगा, तो ऐसे बजट का क्या काम। 10 लाख करोड़ का बोल दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है उससे, उसको यूटिलाइजेशन तो आपका काम है ना, वो तो आप करेंगे उसको। जहां तक की बात है आदिवासी पंचायत जल संसाधन, अभी कितना नहीं हुआ यूटिलाइज, आपके पास कोई आंकड़े हैं क्या? क्योंकि बजट तो ये नए सत्र के लिए है ना, अभी तो यूज करना ही है उसको। पिछले की बात तो कर ले कि वही करना नहीं, पिछले की बात कर रहा हूँ मैं, वही आंकड़े बता दीजिए दर्शकों को स्पष्ट हो जाए। आपसे, अरे मुझसे मत पूछो, मैं तो आपसे स्पष्ट करने को कह रहा हूँ भाई, इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ बता दीजिए कितना यूटिलाइज नहीं हुआ है, कोई आंकड़े बता दीजिए ना। 3.85 लाख करोड़ का जो था आपका बजट था, उसमें से 2.37 करोड़ के आसपास आपका यूटिलाइज हुआ है। 40 to 50% कई बहुत सारे जो विभाग है उसके अंदर आपका जो है बजट यूटिलाइज नहीं हो पाया। कहाँ से आया आंकड़े? सिलसिलेवार आपको अरे आपको कहाँ से मिलते हैं? मुझे तो नहीं मिले ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अभी तो आंकड़े आए नहीं ना। हाँ, कौन से सन का आंकड़ा है? आपको आप तक नहीं पहुंच पाए, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब समय दे तो मैं पूरा का पूरा इसको आपको खोल के बता देता हूँ। आपने वर्ष 2024-25 के बजट के अंदर 61.60% राशि जो है उपयोग करी है। 11 मार्च 2025 से मध्य प्रदेश के कुल बजट जो है वो 3.85 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें से 2.3 लाख करोड़ रुपए आपका जो है यूटिलाइज हुआ है, जिसके अंदर 61.60% जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाया है। इसमें से आदिवासी विभाग के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए जो है 13,000 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा वो यूटिलाइज हुआ है, और 9,09,000 करोड़ रुपए जो यूटिलाइज नहीं हुआ है। पंचायत विभाग के अंदर 10,000 करोड़ रुपए जो है का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए जो है आपने यूटिलाइज किया है, अन्य जो है 56% वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो क्या लैप्स हो गया क्या? पूरा डाटा आपको चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा, वो उसमें कोई नहीं, लैप्स हो गया क्या? वहीं पे कहीं पे केक की रिपोर्ट भी आपको बता देता हूँ मैं। केक की रिपोर्ट 2024 के हिसाब से स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से चैप्टर 23 के अंदर लिखा है बजटरी मैनेजमेंट में पुअर एक्सपेंस मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, मतलब इनका एक्सपेंसेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो पुअर है। आप कैग की रिपोर्ट के माध्यम से भी इसको पढ़ सकते हैं। कैग की रिपोर्ट वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कब की रिपोर्ट है कैग की? लैप्स हो गई क्या राशि? पिछले वर्ष की रिपोर्ट आप देखिए। अभी तो खर्च करना है ना, अभी तो लैप्स भी नहीं हुई है।
चलिए अजय जी जवाब देंगे। अजय जी वो कह रहे हैं कि आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाए हैं पहला बजट, और अब इस पर बात कर रहे हैं, आप कर्ज ले रहे हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 100 आदिवासी गांव आप टारगेट कर रहे हैं। क्या सिर्फ 100 आदिवासी गांव हैं क्या, बाकी के नहीं है क्या? नई घोषणा नहीं है आपके बजट में। और समर जी कह रहे हैं कि पुराना बजट ही आपने खर्च नहीं कर पाए हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं 60%। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है। 4,21,000 करोड़ का बजट और 15 लाख करोड़ की प्रदेश की जीडीपी, ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश अब किस वित्तीय स्थिति में पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा के अनुसार नकारा और निकम्मे विपक्ष की भूमिका निभा रही है, केवल झूठ बोल सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ बोलता हूं, जब हमने बजट की प्रक्रिया प्रारंभ की तो पूरे मध्य प्रदेश में सभी से बजट के लिए सुझाव मांगे और 2000 से ज्यादा सुझाव भी आए, लेकिन उसमें आम जन, महिला, गृहिणी, व्यापारी सभी ने सुझाव दिए, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने बजट के लिए कहीं कोई सुझाव नहीं दिए। केवल और केवल राजनीति करते रहे, झूठ और भ्रम फैलाते रहे, जिस तरह के झूठ और भ्रम कांग्रेस के नेता अभी फैला रहे। मध्य प्रदेश में बिना जनता के ऊपर कोई नया भार डाले हुए सरकार द्वारा जिस तरह से सभी विभागों के लिए योजनाएं बढ़ाई गई और आदिवासी जनजातीय गांवों की जो बात की जा रही है, वो 11,300 जनजातीय गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। साथ ही जनजातीय बेगा सहारिया गांव में जो कुपोषण की समस्या है, उसके लिए भी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह अलग से दिए जाएंगे। जनजातीय गांव में सीएम राइस स्कूल के लिए अलग से प्रावधान किए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार काम कर रही है। साथ ही GIS, जिसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में कोई निवेश कर दे। नए 39 औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश में बनने जा रहे हैं। लगातार 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा की नई जमीन को चिन्हित किया जाता है और GIS में जो करार हुए हैं 30 लाख करोड़ के, साथ ही 30 लाख नौजवानों के रोजगार के लिए, उन्हें भी जमीन में उतारने के लिए सरकार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कर्ज बढ़ाने वाला बजट है आपका, कर्ज बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश पर, और उसका भी जवाब दे दीजिए जो कह रहे हैं वो कि आप उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं बजट का। आंकड़ों में तो बहुत अच्छा दिखता है, धरातल पर उतरता नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, कर्जा लेना एक वित्तीय प्रबंधन है, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, यहाँ की आम घर चलाने वाले भी अपनी जरूरतों के लिए कर्जे लेते हैं। कर्जे का सही उपयोग करके प्रदेश को लाभ मिलता है और मध्य प्रदेश में जो भी कर्जा है वो निर्धारित सीमा के अंदर है। कांग्रेस की सरकार के समय, दिग्विजय सिंह की सरकार में 23% पैसा अकेले कर्जे के ब्याज चुकाने में जाता था, आज वो केवल 7% रह गया है। तो हमारा वित्तीय प्रबंधन है, उस कर्जे से हम बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं, केन बेतवा जैसी योजनाएं लाते हैं, काली सिंध पार्वती नदी जैसी योजनाएं लाते हैं, जिससे किसानों को लाभ होता है। मध्य प्रदेश में किस तरह से कृषि का रकबा बढ़ा है, ये क्या कहीं छुपा हुआ है? और अब जहां कृषि विकास दर हमारी 20% के ऊपर है, अब औद्योगिक विकास दर भी जब मध्य प्रदेश की उसी दर से बढ़ेगी तो प्रदेश का विकास होगा। कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना और केवल नकारेपन की बात करना। इसीलिए जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। मध्य प्रदेश में किसानों को 175 रुपए गेहूं पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य है। 4,000 रुपए धान पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश अकेला राज्य है। आज किसानों को अगर बिजली के मीटर मिल रहे केवल 5 रुपए में, तो ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का दृढ़ संकल्प है। तो ऐसे में दुग्ध उत्पादकों के लिए बोनस, यहाँ तक कि पशुओं के लिए चारे के अनुदान की राशि दुगनी करना, ये सब कांग्रेस को नहीं दिखाई देता। ये तो नकाब पहन के घूमते हैं, सांप लटका के। चलिए छोटा जवाब दीजिए, प्रभु जी के पास जाऊंगा। समर जी वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह शासन काल में आप 23% ब्याज पर दे देते थे, वो तो 7% दे रहे हैं। तो उनका मैनेजमेंट बेहतर है कि आपका मैनेजमेंट बेहतर था? 4.66% इनका वित्त घाटा हो चुका है। इनका 40 to 50% जो पैसा है वो आपकी आधारभूत जो संरचना को विकास करने में आप लगाने की बात करते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस के शासनकाल में होता तो कांग्रेस ने आपके इतना कर्ज लिया भी नहीं था। तीसरी बात की क्या है कि आपने कहा कि वित्त प्रबंधन, आपका वित्त प्रबंधन अच्छा होता है, और आपने GIS की बात करी, तो हमने GIS के अंदर जो शाम को जो प्लेटें लूटी गई थी उससे हमको समझ में आ गया किस प्रकार के आपके 23,000 करोड़ का तो आपका बजट ही था और 27,000 करोड़ का आपका कर्ज था। निवेश की बात ये करते हैं
और ये बोलते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने शहर को बदनाम करा। तो ये गड्ढे भर रहे थे उस समय, गरीबी को कनातों से ढाका जा रहा था, उसके बाद में झूठ कहा जा रहा था निवेशकों से। तीसरा सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश है, 5वां सबसे कुपोषित राज्य मध्य प्रदेश है, 30वां सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार की झूठी जो तस्वीर दिखा के इन्होंने प्रयास किया था कि ये निवेशकों को लुभा ले, जो पिछले 6 समिट में नहीं हुआ। हमारा कर्तव्य था कि हम उन निवेशकों को ठगने से बचाएं। हमने निवेशकों वो तो कह रहे हैं भ्रम फैला रहे थे, आपने एक भी सुझाव नहीं दिया। क्या कांग्रेस का धर्म नहीं बनता है कि मध्य प्रदेश के विकास में सहभागिता बने? सुझाव दे देते कोई बेहतर। हम इंतजार करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जो विफल हो चुकी 6 पुरानी जो इन्वेस्टर मीट थी उसके ऊपर श्वेत पत्र लाकर जनता से माफी मांगे, फिर कहे कि हमारी जो नियत है साथ है, अब हम काम करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, दीपा पोती गड्ढे भरने और गरीबों की बच्चियों को कनातों से ढांकने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। और अभी भी 3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अब बोले खम्बा मत नोचिए, आराम से बात सुनिए पहले। ठीक है, तो प्रभु जी इस बजट से कांग्रेस क्यों परेशान है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि ये 4 जातियां या 4 वर्गों को साध लिया जाएगा, इसलिए परेशान है? देखिए, 4 जातियों में पूरे प्रदेश की सभी मतदाता शामिल होते हैं ब्रजेश जी, सारा वर्ग इसमें समाहित होता है। यदि आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आप उनको साधने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम ही खामियाजा निकालना, गलतियां सामने उजागर करना। अब वो जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी पहुंच है, वो उस हिसाब से वो गलतियां निकालते हैं। हम तो समर जी ने जो रिपोर्ट बताई, हम तो धन्यवाद देते हैं उनको कि वो रिपोर्ट ना सरकार के पास है ना हमारे पास है, और उनके पास इस साल का अभी तो बजट का वित्तीय वर्ष खत्म नहीं हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में कितना कम पैसा खर्चा किया वो रिपोर्ट उनके पास है। ये तो उनका बहुत अच्छा काम है कांग्रेस का। 23-24 की बात कर रहा हूँ, 23-24 पे आ गए भाई साहब। 25-26 की बात हो रही है, अब 23-24 पे आ गए। अभी तो आप 24 कर रहे थे, 24-25 पे घूम रहे थे। पुराने आंकड़े लेके बैठे हैं ना, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि वित्त नहीं, ये समझ नहीं है ना समर जी, इसीलिए तो कह रहे हैं। की बात कर रहा हूँ, जब मैं पिछले वित्त वर्ष की बात कर रहा हूँ, मतलब 23-24 की बात कर रहा हूँ, ये तो आपको समझना चाहिए। हम तो भविष्य के वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं जिसपे बात हो रही है। बजट ज्ञान उस पे आया है ना, बजट तो उसपे थोड़ी आया है 23-24 पुराने का भी तो पूछना पड़ेगा। तो 24-25 की बात कीजिए आप, तो नहीं जा पाएगा डायरेक्ट। 24-25 की बात कीजिए, क्योंकि 24-25 की बात करेंगे हम तो आगे। ये तो भविष्य का है, 25-26 का है ना भाई, तो 24-25 के आंकड़े आप देते तो बेहतर होता। इस पूरे बजट में जो है इनकी पिछली नाकामियों को हम छुपा ले, आगे की बात करें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपको उसी लिए मैंडेट मिला है भाई, नाकामियां गिनाने के लिए। अच्छी नाकामियां गिनाइए, निश्चित तौर पर आपको उसी लिए रखाया गया है। बिल्कुल सही बात है। 40 लाख वोटर अगर किसी के पास में होंगे तो हमेशा विपक्ष में बैठे रहेंगे, हमको ये बात भी पता है। देखो, और कुछ लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है खुद ही कह रहा हूँ बताने की कि 40-40 लाख लोग, 25-25 आदमी एक ही घर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। अरे जब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि विपक्ष में बैठे रहेंगे आगे भी, तो फिर कल्याण अस्तु हो गया भाई। विपक्ष से आदमी सत्ता पक्ष में आने की कोशिश करता है, हर राजनीतिक दल, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आप पहले व्यक्ति हो जो कह रहे हैं हम विपक्ष में बैठे रहेंगे। समर जी, जब अच्छा करोगे, जनता के बीच में जाओगे, उसकी सही बातें उठाओगे, तर्कों के साथ उठाओगे, तो आप सत्ता में आओगे। 40 लाख वोटर प्रभु पटेरिया जी, 40 लाख वोटर जो है वो हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाके वोट करेंगे तो विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। अब आपको याद आ रहा है, चुनाव के समय याद नहीं आता? चुनाव के पहले जब वोटर लिस्ट, चुनाव के पहले जब 6 महीने का समय मिलता है, वोटर लिस्ट 4-4 बार वेरिफिकेशन होता है, तब समझ में नहीं आता आपको। जहाँ पर एक ही परशुराम सांप निकलने के बाद लकीर पीटते हो आप। समर जी, इसी की कांग्रेस की ये स्थिति है जो आप कह रहे हो। राहुल गांधी भी इन्हीं वोटर सूचियों से जीते थे, तो वो भी फर्जी तरीके से जीते होंगे। आपकी 99 सीटें भी इसी तरीके से आई हैं। आपकी झारखंड में सरकार भी इन्हीं मतदाता सूचियों से निर्वाचन आयोग से आई है। अरे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया अजय जी। वो दान कर दी उनने आपको थोड़ी बहुत, होते तो आप तो उतने पे भी नहीं आ पाते। ये कहिए समर जी की दान कर दी उनने आपको थोड़ी बहुत सीटें की इज्जत बनी रहे। विपक्ष भी होना जरूरी है। दान करेंगे हमें, ये क्या दान करेंगे? तो पहले बताना चाहिए ना समय मिलता है वोटर लिस्ट का। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितनी गड़बड़ी हो वो भी नहीं पता आपके पास ना। जब वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का समय आता है, राजनीतिक दल आपत्ति जता कर सकते हैं, तब आप करते नहीं है, बाद में बोलते हैं। सुन तो लीजिए, 2200 से ऊपर जो शिकायतें हमने पेंडिंग है हमारी, आज भी जाके देख लीजिए इलेक्शन कमीशन में। तो साहब पता कीजिए, इतने उस मामलों में जाते हो, तर्कों के साथ कोर्ट चले जाते हैं आप। मुझे याद है ब्रजेश जी, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो जो है वो 364 फॉर्म भरवाएंगे, कैंडिडेट कराएंगे कि उससे जो है पर्ची से चुनाव हो जाए, और जैसे चुनाव आया तो फिर उन्होंने खुद ही
और उसमें एक और भूपेश प्रावधान बघेल है ने कि भी आप कहा था इस आपत्ति बात दर्ज को। करा सकते हो, एक राशि जमा करा सकते हो, काउंटिंग हो जाएगी उसकी। वो भी एक कांग्रेस के नेता ने नहीं कराई समर जी। सिर्फ आप कहते हैं, तर्कों के साथ मुद्दों पे अटल नहीं रहते हैं आप, तर्कों के साथ कोर्ट नहीं जाते हैं आप। अब बाद में कह रहे हैं कि हम हार गए, इस वजह से हार गए। फिर तो कलई खुल जाती ना, फिर तो कलई खुल जाती। कलाई खोलते हैं इनकी। 4,000 करोड़ का हमारा बजट था शिक्षा का कांग्रेस के कार्यकाल में, 40,000 करोड़ का आज है। इसमें 23 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, ये भी तो आपको पता ही होगा। गलत आंकड़ा है, अखबारों में गलत छपा है ये आंकड़ा है, बात। समझिए, तो अरे गलत समझिए, तो गलत अखबार के ऊपर आप जो है मानहानि का केस कीजिए, उससे माफी मांगने का बोलिए। आप यहाँ पर आके झूठ क्यों बोल रहे हैं? 6,000 स्कूल है, इसमें एक भी शिक्षक नहीं चलिए है। अजय जी, 16 समर जी स्कूल माफी इसमें चाहता हूं से क्योंकि एक- समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर इस बजट पर दोनों पक्ष आना चाहिए। यदि कुछ खामियां हैं तो विपक्ष का काम है उनको उजागर करना, लेकिन यदि बजट आया है, बेहतर आया है, तो उसकी तारीफ भी बनती है। खामियां तो गिनाना ही चाहिए, लेकिन बजट में कुछ अच्छाइयां हैं उसका भी जिक्र होना चाहिए। लेकिन बजट आया है, अभी इसका क्रियान्वयन होगा और उसमें किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है, तब जाकर पता चलेगा कि सभी वर्गों को साथ पाए हैं, सभी वर्गों की चिंता इसमें। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।